इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 13,248 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 30.6% से बढ़ गया है। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी को 10,141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। अगर आप कंपनी का रिवेन्यू देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 1,929 करोड़ रहा है। वही पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 1,74,087 करोड़ था, यानी कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर 42% से कम हुआ है। तो सवाल यही आता है कि अगर रिवेन्यू 42% से गिर गया है तो प्रॉफिट 30% से कैसे बढ़ गया। चलो इसे भी समझते हैं। रिवेन्यू 42% से डाउन हुआ और प्रॉफिट 30% से बढ़ गया। इसके पीछे मेन रीजन है एक्सेप्शनल गेन का। यूके बेस्ड बीपी पीएलसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1400 पेट्रोल पंप और 31 एविएशन फ्यूल स्टेशंस का 49% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज से खरीद लिया है। उसके बाद बीपी पीएलसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, जिसमें जियो बीपी ब्रांड के अंडर ये दोनों कंपनीज अपने जॉइंट वेंचर के जरिए ये पेट्रोल पंप्स और एविएशन फ्यूल स्टेशंस चलाएंगे। तो इस डील में रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना स्टेक बेचकर करीब 4,966 करोड़ का, यानी लगभग 5,000 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ है। और इसी की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्चुअली जो एक्सेप्शनल गेन है ये एक वन टाइम गेन है। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें एक्सेप्शनल गेन को आपको काउंट नहीं करना है। कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू कमा रही है और कितना प्रॉफिट कमा रही है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप इस एक्सेप्शनल गेन को हटाते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,500 करोड़ के करीब आएगा। वही पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 10,141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर एक्सेप्शनल गेन को हटाया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20 से 25% से गिर गया है। यहाँ पर एक चीज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे से मैनेज की है वो है उनके एक्सपेंडिचर्स। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंडिचर्स 1,50,858 करोड़ थे, जो इस क्वार्टर में 42% से कम होकर 87,406 करोड़ हुए हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंडिचर्स भी काफी ज्यादा गिर गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। अदरवाइज प्रॉफिट भी काफी ज्यादा गिर सकता था। यहाँ पर कंपनी के जो मेन रेवेन्यू सोर्सेस हैं उनका रेवेन्यू काफी कम हुआ है। चलो उन पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं रिलायंस रिटेल से। रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू पिछले साल इसी पीरियड में 38,216 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में 17.2% से गिरकर 31,633 करोड़ हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि रिलायंस रिटेल के 50% स्टोर्स लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस के बीच पूरी तरह से बंद थे, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा कम हुआ है। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट की बात की जाए तो पिछले साल के पहली क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 37,611 करोड़ का रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल सेगमेंट से आया था, जो कि इस साल के पहली क्वार्टर में 33% से कम होकर 25,192 करोड़ रहा है। रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू पिछले साल के पहली क्वार्टर में 1,01,721 करोड़ था, जो कि इस साल 54% से गिरकर 46,642 करोड़ रहा है। लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डिमांड काफी कम थी और इसी वजह से कंपनी का रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग रेवेन्यू कम हुआ है। कंपनी की जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो भी इस पीरियड में काफी कम हुई है। पिछले साल इसी पीरियड में कंपनी की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $8.1 पर बैरल थी, जो कि अब गिरकर $6.3 पर बैरल पर आ गई है। यानी कंपनी की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी 28% से कम हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जब कंपनी के रिफाइनरी और मार्केटिंग बिजनेस पर फर्क पड़ता है तो उसका बहुत ज्यादा असर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स पर होता है। कंपनी के ऑयल एंड गैस बिजनेस का रेवेन्यू भी 45% से कम हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड में वो 923 करोड़ था, इस क्वार्टर में वो 506 करोड़ था। कंपनी की जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स है वहां पर लॉकडाउन के पीरियड में काफी कम प्रोडक्शन हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मीडिया बिजनेस भी कोरोना पैंडेमिक के इम्पैक्ट से नहीं बच पाया। मीडिया बिजनेस का रेवेन्यू पिछले साल की पहली क्वार्टर में 1,245 करोड़ था, जो कि इस साल की पहली क्वार्टर में 35.2% से गिरकर 807 करोड़ हुआ। कंपनी ने कहा कि क्वार्टर की शुरुआत में यानी अप्रैल मंथ में एडवर्टीजमेंट काफी कम हुए, लेकिन क्वार्टर की एंड में यानी जून महीने तक एडवर्टीजमेंट से आता हुआ रेवेन्यू बढ़ने लगा। इस पूरे क्वार्टर में कंपनी के एक ही सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया और वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का रेवेन्यू पिछले साल की पहली क्वार्टर में 12,383 करोड़ था, जो कि इस साल की पहली क्वार्टर में 33.7% से बढ़कर 16,557 करोड़ हुआ। इतना ही नहीं, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी रही। पिछले साल की पहली क्वार्टर में कंपनी को 891 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था,
इस साल के पहले क्वार्टर में कंपनी को 2520 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी रिलायंस जियो का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 182.8% से बढ़ गया है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंपनी का एक यूजर के पीछे मिलने वाला रेवेन्यू भी इस क्वार्टर में बढ़ गया है। रिलायंस जियो का ARPU दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.5% से बढ़ा है। फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर में एक ही कंपनी ऐसी है जिसका ARPU रिलायंस जियो से ज्यादा है, और वो है एयरटेल। भारतीय एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 157 रुपीज है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 129 रुपीज था। इस कोरोना वायरस पैंडेमिक का रिलायंस जियो को फायदा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से रिलायंस जियो का डेटा कंजम्पशन काफी बढ़ गया है। इस क्वार्टर में कंपनी का यूजर बेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% से बढ़ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी के टोटल यूजर्स रिलायंस जियो के टोटल सब्सक्राइबर्स 38.8 करोड़ थे, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 39.8 करोड़ हुए हैं। यहाँ पर रिलायंस जियो का बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रिलायंस जियो का रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 16% है, यानी अभी भी कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी के O2C दैट इज ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है। यहाँ पर मिस्टर मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों का मेन फोकस इसी चीज पर है कि O2C बिजनेस से डिपेंडेंसी कम की जाए और रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल से ज्यादातर रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया जाए। इस पहले क्वार्टर में कंपनी ने कई सारे इन्वेस्टर्स जैसे कि फेसबुक, KKR एटसेट्रा और राइट इश्यू के जरिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड रेज किया है। इससे कंपनी डेट फ्री होना चाहती है, साथ ही अपने जियो प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए फंड रेज करना शुरू किया, तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस 50% से ज्यादा बढ़ गई है। अब कंपनी के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल दोनों को भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती थी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस से उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। उसके लिए वो सऊदी अरेमको से डील भी करना चाहते थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो डील अब बीच में फंस गई है। और रिलायंस रिटेल की जो ग्रोथ कंपनी ने एक्सपेक्ट की थी, कोविड-19 की वजह से वो भी नहीं हो पा रही है। तो रिलायंस रिटेल के ये कुछ कंसर्न्स हैं जो फिलहाल कंपनी के सामने हैं। इस पहले क्वार्टर में कंपनी ने 2 प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जियो मार्ट जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और जियो मेट। तो जियो मार्ट की परफॉर्मेंस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते वक्त आपको एक्सेप्शनल गेन को काउंट नहीं करना है, और कई बार जैसा ऊपर से दिखता है वैसा नहीं होता है। तो इसलिए डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना जरूरी है। साथ ही कंपनी के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल दोनों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। आज के क्वार्टरली एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीजें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स के बारे में पता चले। आज की ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।